भारत को बांग्लादेश भी आंख दिखाएगा। वहां जो हो रहा है वो भारत के हित में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर वहां खोकन दास या दीपू दास की हत्या हो रही है तो ये पहली लड़ाई बांग्लादेशी हिंदुओं की है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं होगी तो कौन से देश में होगी? यहाँ की सरकार आवाज नहीं उठाएगी तो फिर कौन उठाएगा? और आपको वही लग रहा है कि अरे अभी तो किसी खोकन दास के साथ हो रहा है या दीपू दास के साथ हो रहा है, मैं तो सुरक्षित हूँ। आप बांग्लादेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने का, दिल्ली में इतनी मजबूत सरकार होने का फायदा क्या? वही अभी ये जो अमेरिका का वो बना है वहाँ का मेयर, वो उमर खालिद को चिट्ठी लिख रहा है उसकी रिहाई के लिए। तो कौन है, उसकी क्या हैसियत है? बांग्लादेश को ढंग से बिठा के 2-4 थप्पड़ लगाया जाए और बताया जाए भाई साहब जरा औकात में रहिए, हैसियत में रहिए। एक और बना दीजिए, वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में वहां बना दीजिए। तो कह दीजिए जिनको अच्छा लगता है बांग्लादेश भैया जाए बांग्लादेश, जिसको अच्छा लगता है पाकिस्तान जाए पाकिस्तान। खोकन दास वो बंगाली युवा जिसको अभी कुछ दिनों पहले पेट्रोल डालकर जलाने की साजिश हुई, वो खोकन दास अब दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। खोकन दास दीपू दास के बाद और ना जाने ऐसे ही कितने खोकन दास और दीपू दास बांग्लादेश में मृत्यु के कोख में समा चुके हैं, समा नहीं चुके हैं, धकेला गया है उनको। और ये सब भारत सरकार तमाशबीन होकर देख रही है। कम से कम हम जहां हैं वहां से यही लग रहा है। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत, डिप्लोमेटिक जवाब, हम धागा नहीं देंगे, हम सूत नहीं देंगे, हम उनके रास्ते बंद कर देंगे, ये सारी चीजें अलग कहानी है। लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं के खिलाफ जो है हिंसा, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं के मकान, उनकी दुकान और तीज त्योहार से लेकर मंदिरों तक निशाने पर है। हिंदू बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। और बांग्लादेश से जुड़ी हर खबर जब ये आती है तो एक सवाल मन में आता है कि भारत को बांग्लादेश भी आंख दिखाएगा। वो सारी चीजें ठीक हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल, हमारी हैसियत है, हम दबा देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन एक जो थप्पड़ होता है, जो थप्पड़ सामने से दिखना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने पाकिस्तान को दिखाया, वो थप्पड़ डिजर्व करता है बांग्लादेश। और वो थप्पड़ मारने में भारत देर क्यों कर रहा है, या फिर बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। और वो सरकार जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, मेजॉरिटी की सोचती समझती। वेस्ट बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। राहुल जी हैं हमारे साथ। खोकन दास की मृत्यु हमने देखा टेलीविजनों पर फिर से हेडलाइन के रूप में चली है। शायद कल को लोग भूल भी जाएंगे, नाम भी भूल जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश में जब से शेख हसीना निकली है तब से हिंदुओं के खिलाफ ये अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। और भारत सरकार पिछले 1-1.5 साल से तो मूक दर्शक ही बनी हुई है। जब मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ से हम ये देख रहे हैं वहाँ से यही लग रहा है। राहुल जी जरा बताइए कि ये सब खबर ही है या फिर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिसके बाद उसको ये लगे कि अगर बांग्लादेश अपने देश के अंदर भी हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता है तो उस पर भारत एक्शन ले सकता है। देखिए प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये हम नहीं, इस देश की 140 करोड़ जनता वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं, शांत क्यों हैं, ये हिंदुओं की सरकार ये चुप क्यों है, शांत क्यों है, खामोश क्यों है। और सबसे बड़ी बात, केवल आपके विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता आकर के ये कह दे कि हमारी नजर बांग्लादेश के हिंदुओं पर है, आप ये मान लें कि उनका जो बयान है आधिकारिक बयान वही है, ऐसा नहीं होता है। एक प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का, वो ये कह रहा है, मैं चुनौती दे रहा हूं बांग्लादेश की सरकार को, और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पहले के जो कलाकार थे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, आज वहां हिंदू मर रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? तो यहाँ भारत में करके दिखाओ ना। हिंदू तो मुर्शिदाबाद में भी मर रहे, उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ भैया। ऐसा कोई मुखिया होना चाहिए देश का, ऐसा जैसे प्रदेश का मुखिया है। ये देखिए होता क्या है, मूर्ख बनाने के लिए आप कुछ बनाते रहिए। आपके पास में ब्रह्मोस है, आप रफेल लेकर के आए हैं, आपके पास में S-400 है, आपके पास में पता नहीं क्या क्या है। क्या कर रहे हो? उनका काम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को आपने उनकी औकात दिखाई ना, वो कितने बड़े कलाकार हैं, दिखा दी।
ये डेली के डेली वहां से जो बयानबाजी हो रही है, कोई चिकन नेक काट दे रहा है, कोई भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर ले रहा है, वहां पर हिंदू मर रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। समस्या यह है कि देखिए, अब जैसे वो बांग्लादेशी क्रिकेटर था जिसको खरीद लिया शाहरुख खान ने, तो क्या ये बीसीसीआई को पता नहीं था? क्या वहां से कोई एक्शन नहीं पहले लिया जाना चाहिए था? ये जो एक्शन आज लिया गया है, जब खुद की ही पार्टी के नेता ये बोलने लगे, जब हिंदूवादी संगठन ये धरने प्रदर्शन कर रहे थे उसके विरोध में, संगीत सोम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर वो मुखरता से बोल रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं कौन सी नींद में हैं, आप नहीं जाग रहे हैं। जब अपनी ही पार्टी के नेता आपके खिलाफ आकर के ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं, उसके बाद में आपको मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है बीसीसीआई से कि भाई साहब देखिए ऐसा कुछ कर लीजिए। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? ये देश की जनता ये पूछ रही है। देखिए, होता क्या है कि इस देश में एक वर्ग बड़ा ऐसा है जो कहता है देश के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, इस देश के बड़े बड़े मौलाना जो अपने आप को मसीहा कहते हैं मुसलमानों के, वो ये कह रहे हैं कि दरवाजे खोल दीजिए बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, आ जाने दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार ये कहती है कि हम सीए के तहत उनको नागरिकता देंगे, तो फिर यही उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, कोई ना कोई निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा। ये कब तक मतलब ऐसे देश वो आपको आंखें दिखाते रहेंगे? वहां जो हो रहा है वो भारत के हित में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, चाहे वो सत्ता परिवर्तन हो, चाहे फिर वो आगामी वहां के जो आम चुनाव होने हैं वो हों। भारत के हित में क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। प्रकाश जी, आप तो बहुत वीडियो करते हैं बांग्लादेश के ऊपर, बताते हैं हमारे पास ये है, वो किस काम आएगा वो हथियार? राहुल जी, इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि मतलब जो डिप्लोमेटिक चैनल की बात लोग करते हैं, हम लोग भी बहुत करते हैं, इसका दूसरा पक्ष ये है दोस्त कि हर लड़ाई पहले जो है व्यक्तिगत होती है। अगर वहाँ खोकन दास या दीपू दास की हत्या हो रही है तो ये पहली लड़ाई बांग्लादेशी हिंदुओं की है, जो लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी। आप नहीं लड़ेंगे, भारत केवल समर्थन दे सकता है। कल को हो सकता है जैसे हमने बांग्लादेश कैसे कराया, बांग्लादेश तब हुआ जब वहाँ मुक्ति वाहिनी बनी। जो बंगाली थे वहाँ के, जो बंगाली मुसलमान थे, उनको ये लगा कि हम तो पंजाबी मुसलमानों के जूतों के नीचे हैं, पंजाबी मुसलमान हमारी हैसियत समझता नहीं है, वो हमें किसी लायक समझता नहीं है, हमारी बहू बेटियों के साथ वो पंजाबी आर्मी वाला रेप कर रहा है, हमारी इज्जत के साथ खेल रहा है। जब उसको ये लगा कि नहीं, अब ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, जब वो खुद लड़ने को तैयार हुआ, तब भारत ने पीछे से लॉजिस्टिक सपोर्ट या पैसा, हथियार जो भी हुआ हमने दिया, और बांग्लादेश अलग मानचित्र, अलग झंडे के साथ बना। आज जो दीपू दास के साथ हो रहा है या खोकन दास के साथ हो रहा है, ये ठीक बात है कि देश में हिंदुत्ववादी सरकार है, मेजोरिटी की सरकार है, नरेंद्र मोदी को बारे में कहा जाता है कि जी भगवा सम्राट है। इन सब के बावजूद भी अगर बांग्लादेश में ये हो रहा है तो आज भी कोई फार्मूला नहीं बदला है राहुल जी। आज भी ये लड़ाई पहले बांग्लादेश के उन 1.25 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई पहले है, क्योंकि खतरा उन पर है। आप अगर अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे तो ही आपकी कोई मदद करने आएगा। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, देखिए इस देश में अगर कुछ जो यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग है, अगर उसके साथ में कुछ ऐसा होता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ विदेशों से बयान आते हैं। अरे देखिए, अभी ये जो अमेरिका का वो नया बना है वहां का मेयर, वो उमर खालिद को चिट्ठी लिख रहा है उसकी रिहाई के लिए। वो कौन है, उसकी क्या हैसियत है, और उसको यहाँ हस्तक्षेप करने की इजाजत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसा क्या हो गया यहाँ के मुसलमानों के साथ में कि उसको हस्तक्षेप करना पड़ रहा, चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? कौन है वो, आप मुझे बताइए। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं होगी तो कौन से देश में होगी? यहाँ की सरकार आवाज नहीं उठाएगी तो फिर कौन उठाएगा? और ये कब तक चलता रहेगा? आप क्या देखिए, इस देश की जनता ने आपको वोट दी है इसीलिए क्योंकि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। समस्या इस बात की नहीं है। क्या करेंगे? आपने एक बार बांग्लादेश का मतलब पाकिस्तान के टुकड़ा करके आपने बांग्लादेश को बना दिया। आज वहां पर आप क्या करेंगे? हिंदुओं का एक और देश बनाएंगे या फिर वहां के हिंदुओं के लिए यहाँ के दरवाजे खोलेंगे? और अगर आप दरवाजे खोलते हैं तो आपको क्या लगता है यहाँ का विपक्ष वो माथा पीट करके वैसे ही मर जाएगा, वो वैसे सड़कें जाम कर देगा? सीए में आप नागरिकता दे रहे थे, विपक्ष के लोगों ने क्या किया, इस देश के लोगों ने क्या किया? सड़कें जला दी हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पर,
किसी को कुछ पता नहीं है सीए क्या है, महीनों तक। किसी को कुछ पता नहीं है एनआरसी क्या है। लेकिन ये मूर्ख लोगों की जो फौज है, ये हिंदुस्तान में इनकी आबादी कम नहीं है। जो मूर्ख हैं उनको नहीं समझ में आता। भाई उनको समझाने के लिए तो आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी बात ये है। अब राहुल जी, इसका दूसरा पक्ष ये है, जो डिफेंस के जानकार, इकोनॉमिक्स के जानकार कहते हैं कि लंबे वक्त से आपको एक लॉन्ग टर्म युद्ध में फंसाने की कोशिश हो रही है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, यूक्रेन रशिया के सामने इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाता। यूक्रेन रशिया के लिए मक्खी की तरह है। बावजूद इसके यूक्रेन 3 साल से युद्ध लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है? अमेरिका और यूरोप उसके पीछे खड़े हैं और यूक्रेन लड़े जा रहा है। रशिया 3 साल से फंसा हुआ है। का मतलब ये तमाम रशिया की इकोनॉमिक गतिविधि, रशिया की आर्थिक प्रगति रुक गई है। अब रशिया का सारा ध्यान केवल युद्ध लड़ने पर है। भारत दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाला लोकतांत्रिक देश है। आपकी आर्थिक गति बहुत तेज है। आप अभी टॉप 4 में हैं। आने वाले 1-2 साल में टॉप 3, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हो जाएंगे। अमेरिका, चीन के बाद सीधे भारत का नाम आएगा। ये सब चीजें बिल्कुल सामने से दिखाई दे रही। अब कुछ लोग इस यात्रा को डिसरप्ट करना चाहते हैं और वही लोग हैं जो म्यांमार में डिसरप्शन करते हैं, फिर बांग्लादेश करते हैं, उससे पहले श्रीलंका करते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो करके। ये जो ऑपरेशन सिंदूर ही आपने किया, आपसे लोगों ने कहा कि आपने सीज फायर क्यों किया, ये दरअसल आपको एक ट्रैप करने की कोशिश की कि भाई आप इस युद्ध को लंबा चलाइए। आपने क्या किया? आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए, आपने उन लक्ष्यों को प्राप्त किया और आप रुके। आपने पहले मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। जब पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई आई तो आपने उस हिसाब से जवाब दिया। मतलब बिल्कुल कैलकुलेटर लेकर के आप बैठे हुए थे कि आपको एस्केलेशन लेटर को लेकर के कहाँ जाना है और कहाँ से वापस आना है। यानी युद्ध पहले दिन से आखिरी समय तक आपके नियंत्रण में था। दूसरी तरफ है बांग्लादेश। बांग्लादेश को लेकर शेख हसीना पहले बोल चुकी हैं जब एक बार कि भाई अमेरिका जो है म्यांमार के कुछ हिस्से को लेकर और नॉर्थ ईस्ट का वो गलियारा जहाँ क्रिश्चियन आबादी ज़्यादा है, वहाँ के कुछ हिस्सों को लेकर अमेरिका का CIA जो है एक जो है क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। इसके अलावा जब शेख हसीना बांग्लादेश से निकली उससे पहले उन्होंने एक आइसलैंड की बात कही कि सेंट पीटर्स आइसलैंड जो है अमेरिका लेना चाहता है। अब ये बात चीन के लिए भी परेशानी की है, भारत के लिए भी, कि आपके बे ऑफ बंगाल में या हिंद महासागर में आके अमेरिकी नेवी बैठेगी, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, चीन भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर क्या हुआ? शेख हसीना का वहां से निकालना पड़ा शेख हसीना को। अब जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान भी उसके पीछे है, उसके पीछे चीन का बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका और दुनिया के बाकी देश बिल्कुल है। वो ये चाहते हैं कि अगर आप यहाँ इंगेज हो, चाहे बांग्लादेश के ही लेवल पर कुछ कीजिए या मत कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस देश का मुखिया है, कम से कम भाई वो कुछ तो बोले, आकर के कुछ कहे तो सही। आप पर सबसे बड़ा वो है, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आप दुनिया की आर्थिक गति बढ़ाने वाले लोकतंत्र हैं, आप पर ये चस्पा करना चाहता है। अरे ये देश तो युद्ध लड़ता है, ये देश, हालांकि इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। रूस लड़ ही रहा है, रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऑपरेशन, देख मेरी बात सुनिए, आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, आपने पाकिस्तान को ठोक दिया। सबको पता है वहां 12 में से 11 एयरबेस उनके काफी दिनों तक ICU में रहे, कुछ तो अभी भी हैं। पूरी दुनिया ने जान लिया भारत की ताकत क्या है। भारत ने जो कुछ करना था वो कर लिया। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आप कुछ तो कहेंगे, जो वहां पर सरकार चला रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि भाई ये सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, आपको क्या लगता है, इस यहाँ का जो विपक्ष है अब तो वो सरकार को कह रहा है, जो लोग यहाँ सवाल पूछते हैं वो ये कहते हैं कि हमसे सवाल पूछ रहे हो, लेकिन आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये विपक्ष वालों के जवाब हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने कहा बांग्लादेश के बारे में, उन्होंने कहा हमसे कह रहे हैं कि हम सवाल नहीं पूछते, हम कुछ बोलते नहीं है। अपने जो सरकार में तुम्हारे बैठे हैं यहाँ का, उनसे आप कुछ पूछते नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? उनकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ तो आप बोलेंगे भाई, कुछ तो करेंगे कि नहीं करेंगे। कि सरकार के लेवल पर, जैसे आपको एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट में बता देता हूँ सिंपल। अभी जयशंकर साहब जब बांग्लादेश गए तो वो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मिले। तारिक रहमान को बाकायदा प्रधानमंत्री का जो शोक संदेश था उनके परिवार के लिए वो भी दिया।
यानी कि प्रधानमंत्री सीधे इन टच आ रहे हैं किसके, बीएनपी के। वो बीएनपी जो लंबे समय से एंटी इंडिया स्टांस के लिए जानी जाती है। लेकिन भारत को ये पॉलिसी शिफ्ट क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, हम लोग बताते रहे भाई, पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब जब पड़ोसी नहीं बदल सकते, शेख हसीना है नहीं, शेख हसीना की पार्टी वहां बैन कर दी गई है, तो वहां आप कम्युनिकेट किससे करोगे? एक बीएनपी पॉलिटिकल पार्टी बची है, बाकी जमात है। अब जमात के लोग और बीएनपी को जब आमने सामने करेंगे, आपको जमाती ये बीएनपी वाले जो है तारिक रहमान, वो ज़्यादा मॉडरेट लगेंगे कि सोचने समझने की शक्ति है। इसलिए अब जो है बीएनपी से एक बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश है। यूनिस जो है लगातार कोशिश करता रहा, जब जयशंकर साहब ढाका में थे उसकी कोशिश थी कि जयशंकर साहब के साथ मीटिंग हो जाए, वो मीटिंग भारत ने अवॉइड की। भारत किससे मिलता रहा? तारिक रहमान। ये बड़ा पॉलिसी शिफ्ट कह लीजिए या भारत के लिए भी चैलेंज कह लीजिए, क्योंकि अब शेख हसीना की अवामी लीग वहां पर नहीं है, शेख हसीना नहीं है। हमें फिर से नए सिरे से ढाका और दिल्ली के बीच कहानी शुरू करनी पड़ेगी। इन सब के बीच में फिर आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई किसी दीपू दास और उसके परिवार और वहां के बांग्लादेशी हिंदुओं की पहले है, बांग्लादेशी हिंदुओं की ज्यादा है। आप केवल बैठकर अपने मरने का इंतजार नहीं कर सकते या फिर आप पर हो रहे हमले का इंतजार नहीं कर सकते, आपको उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा, आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जो व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, बाद में जाकर शायद उसको रास्ते में कुछ दोस्त मिल जाए, कुछ फ्रेंड मिल जाए, कुछ सहायक मिल जाए। लेकिन अगर आपने अपनी लड़ाई खुद ही छोड़ रखी है और आपको वही लग रहा है कि अरे अभी तो किसी खोकन दास के साथ हो रहा है या दीपू दास के साथ हो रहा है, मैं तो सुरक्षित हूं, आप बांग्लादेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आपको अपने समूह, अपने लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। उसके बाद आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में बैठी जो सरकार है वो बोल क्यों नहीं रही है। अब हम यहाँ दिल्ली में बैठे, हमें भी लग रहा है कि सरकार को बोलना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, बांग्लादेशी हिंदुओं का जो प्रतिकार सामने आना चाहिए, बांग्लादेशी हिंदुओं का जो जवाब सामने आना चाहिए, वो तस्वीरें हमने अभी तक नहीं देखी है राहुल। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां पर सत्ता में कौन है, वो कौन लोग हैं उनको बचाने वाले। दीपू दास को वो जो जिन्होंने उसको मारा जलाया, वो पुलिस की कस्टडी से लेकर के गए हैं। आप कैसे उन पर यकीन कर सकते हैं, कैसे भरोसा कर सकते हैं? बात तो ये है, देखिए यही तो है इंसानियत, जो गंगा जमुनी तहजीब होती है। यहां आप हिंदुस्तान में उसकी बात करते हो, लेकिन सवाल यही है, जब यहां की आवाम, यहां की जनता उसका पालन कर सकती है, तो फिर पड़ोसी देश में क्यों नहीं हो सकती? भाई आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पर कोई किसी को लिंच कर देता है इस तरीके से, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर भूल से भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर ये देखिए वो तांडव कहां तक जाएगा, उसकी चिंगारी कहां तक जाएगी उस आग की। लेकिन अगर वहां आग लग रही है, आपको पता है वो लोग ऐसे हैं, उनको बुलाइए, या तो उनको बुलाइए, उनको बिठाइए, उनसे बातचीत कीजिए कि भाई साहब देखिए आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम ये करने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो आवाज आपको उठानी पड़ेगी। देखिए नेपाल में अभी प्रदर्शन हुए, उससे पहले हमने बांग्लादेश में देखा, म्यांमार में देखा, श्रीलंका में देखा। वहां का जेन ज़ी सड़कों पर था, किसके खिलाफ था? अपनी ही सरकार के खिलाफ था। बांग्लादेश में वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे शेख हसीना के खिलाफ, आप मुझे एक बात बताइए, अब ऐसा वहां क्या हो गया कि वो लोग सड़कों पर है? अभी भी उनकी समझ में नहीं आएगी बात। अभी भी प्रदर्शन। हाँ, आप किसके खिलाफ कर रहे हैं भैया? अब ऐसा क्या हो गया? क्या वहां तो बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला है? क्योंकि वो मानसिकता ऐसी है, वो बीमारू मानसिकता है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, भाई साहब जो वहां के ठीक है, कुछ ना कुछ यहां बनाइए, जो पहले आप करते आए हैं। एक आपने उदाहरण दे रखा है ना, पहले आप कर सकते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक और देश बना दीजिए, एक और बना दीजिए, वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में वहां बना दीजिए, और कह दीजिए जिनको अच्छा लगता है बांग्लादेश भैया जाए बांग्लादेश, जिसको अच्छा लगता है पाकिस्तान जाए पाकिस्तान, जिसको अच्छा लगता है हिंदुस्तान वो रहे हिंदुस्तान में। कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई चीज जब लंबे समय तक चलती है ना, तो कई बार ठीक नहीं लगता। अब जो बांग्लादेश से जो लगातार पिछले 1.5 साल से खबरें आ रही हैं, वो यहाँ रह रहे लोगों को भी विचलित कर रही है कि फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने का, दिल्ली में इतनी मजबूत सरकार होने का फायदा क्या? वही बड़ी बात है, 28% से वहां 8% भी नहीं बचे हैं आज। कि अगर बांग्लादेश के लेवल पर ये चैलेंज है और बांग्लादेश इस तरीके से कर रहा है,
तो उसका इलाज क्या है? इलाज केवल डिप्लोमेटिक है, बातचीत का रास्ता है, या इलाज एक आध बार जब वो होते हैं ना कि कुत्ता पागल हो गया तो उसको पकड़ के ले गए, कई बार दो चार थप्पड़ वाली बात जो मैं कह रहा था कि क्या बांग्लादेश वो समय आ गया है जहां बांग्लादेश को ढंग से बिठा के दो चार थप्पड़ लगाया जाए और बताया जाए भाई साहब जरा औकात में रहिए, हैसियत में रहिए और पैर उतना पसारिए जितनी बड़ी चादर है। आपको क्या लगता है दीपू दास, खोकन दास, ये सिलसिला हमें आपको दोनों को पता है ये रुकने वाला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर दिल्ली के पास क्या ऑप्शन है, भारत सरकार के पास क्या ऑप्शन है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे।